हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सागर एंड यू आर वाचिंग डीएल जोन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए स्टेनोग्राफर। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप चाहते हो स्टेनोग्राफर बनना और आपको नहीं पता है कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है, क्या एग्ज़ाम में आता है और क्या सैलरी रहती है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड कलर का ऑप्शन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जिसने पहले से कर रखा है प्लीज़ आप बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो में आपके लिए काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्लाइड वाइज। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हम जानेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, किस तरह की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम पास करने के लिए, सैलरी क्या होगी, एज लिमिट क्या होती है, फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे आपको फिल करना है, इसका सिलेबस क्या होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, स्किल टेस्ट आपको किस तरह से देना है, किस तरह से एग्जाम होगा, एग्जाम के कितने स्टेप होते हैं, ये सब हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आगे जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वालिफिकेशन। तो जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए एनी स्ट्रीम से, बीकॉम से, आप चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ग्रेजुएट हो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, आप एलिजिबल हो जाते हो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका 12th पास मांगेगा। एंड परसेंटेज यहाँ पे वैसे नहीं मांगी जाती, लेकिन फिर भी आपके 60% है, तो कई आप ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 27 तक दी गई है ग्रेड डी के लिए। ग्रेड सी की बात करें, 18 से लेकर 30 ईयर तक की आपकी एज रह सकती है जिसमें आप एलिजिबल होते हो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी से या एसटी से, तो आपके 5 ईयर और बियॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। 27 प्लस में आप 5 ईयर ऐड कर लेंगे एंड ओबीसी के लिए 3 ईयर और ऐड कर लेंगे, तो आप तब तक एलिजिबल होते हो एग्जाम देने के लिए। आगे हम बात करते हैं वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में निकलती हैं। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कई ऐसे डिपार्टमेंट में निकलती है, जैसे हम बात करें एसएससी में, रेलवे इसके फॉर्म निकालता है, डीआरडीओ निकालता है, डिफेंस निकालता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पार्लियामेंट में रिपोर्टर की वैकेंसी भी निकलती है, कई ऐसे हाई कोर्ट हैं, अदर स्टेट्स में भी निकलती है, गुजरात हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपकी कई सारी ऐसे वैकेंसी रहती हैं। एंड आप यूपी एसएससी के आपके अदर जो आपके स्टेट की जो एसएससी की होती है वो भी इसके फॉर्म निकालती है। ईयरली काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकलती हैं, 1000 2000 तक की वैकेंसी निकल जाती हैं। एग्जाम फॉर्म की बात करते हैं। एग्जाम फॉर्म की फीस जो होती है वो जनरल के लिए, एसएससी में बात करें तो 100 रुपीज़ होती है। अदर जो एससी होते हैं, एसटी होते हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं होती है, फीमेल के लिए भी नहीं होती है। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम फीस 300 तक जा सकती है, 300 तक की फीस आपको पे करनी होती है एग्जाम फॉर्म में, लेकिन एसएससी में बात करें 100 रुपीज़ होती है। कई ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें आपके 500 से लेकर 1100 तक भी पहुँचती है, हाई कोर्ट में या आपके डीडीसी में, ठीक है। तो हम इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी फॉर्म निकलते हैं। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूं कि इसके फॉर्म निकले हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम की स्टेज के बारे में कि किस तरह से यहाँ पे एग्जाम की स्टेज होते हैं, किस तरह से यहाँ पे एग्जाम होते हैं जो आपको पास करने होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक ऐसे कॉमन एग्जाम के बारे में, एसएससी के बारे में। यहाँ पे आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं। 200 क्वेश्चंस में से अगर आपको एक भी क्वेश्चन आप गलत कर दे तो 1/4 आपके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाते हैं, मतलब 0.5 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सही करने पे आपको 1 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। इसमें से कट ऑफ जाती है जो बच्चे पास करते हैं, उसके बाद स्किल टेस्ट में जाते हैं। स्किल टेस्ट में आपका 10 मिनट का टेस्ट होगा, डिक्टेशन आपको दी जाती है। उस डिक्टेशन को आपको लिखने के बाद में टाइप करना होता है, टाइप करने के बाद सबमिट करना होता है। उस स्किल टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे आपको ये क्वालिफाई होता है एंड उसके बाद में आपका जो मेरिट लिस्ट निकलती है रिटन एग्जाम की, एंड रिटन एग्जाम के मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट में अगर मैं ग्रेड डी की बात करूं, 800 वर्ड्स की डिक्टेशन आपको दी जाती है, 80 स्पीड पर होती है, 10 मिनट तक चलती है आपकी, ठीक है। ग्रेड सी में बात करूं, 1000 यहाँ पे वर्ड्स की डिक्टेशन आपको दी जाती है, 10 मिनट की, आपकी 100 की स्पीड की होती है, ठीक है, जो आपको लिखनी होती है शॉर्टहैंड में। एंड उसको आपको सामने से आपको जो आपको डेस्कटॉप दिया जाता है वहाँ पे आपको टाइप करनी होगी। टाइप करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, वो को चेक करके बाद में बताते हैं आपकी कितनी % यहाँ पे मिस्टेक रही है। 95% आपको यहाँ पे ठीक लिखना होता है, एक एवरेज बेस पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है आपको। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की बात करें, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं, जो आपका टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है, जो आपको टाइमिंग दिया जाता है टाइप करने के लिए वो टाइमिंग है। इंग्लिश की बात करें, ग्रेड डी में आपको 50 मिनट दिए जाते हैं 800 वर्ड टाइप करने के लिए। ग्रेड सी में बात करें तो 45 मिनट दिए जाते हैं 1000 वर्ड आपको टाइप करने के लिए, ठीक है। हिंदी में बात करें, आप ग्रेड डी के आपको 50 मिनट दिए जाते हैं, ग्रेड सी में आपको 45 मिनट दिए जाते हैं। एंड उसके बाद में ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद आपकी एक जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलती है जिस बिहाफ पे आपको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिलेबस के बारे में।
देखिए सिलेबस के बारे में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 पोर्शन होते हैं, यहाँ पे 3 पोर्शन होते हैं, सॉरी 3 पोर्शन डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपका पहला आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आते हैं, पॉल साइंस से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ठीक है, इन सभी से आपको यहाँ पे ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर बेस में इंक्लूड होता है। रीजनिंग आएगी आपकी 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, आपके इजीली आप कर सकते हो। किस तरह से तैयारी करनी है आपको अदर वीडियोज में मेरी मिल जाएंगी, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इंग्लिश के यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन में आप देखिए आपकी इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आपको इंग्लिश ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि आपको सबकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। देखिए अगर हम एक बेसिक स्ट्रेटेजी की बात करें किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आपको ग्रुप में प्रैक्टिस करनी चाहिए डिक्टेशन की। अपने फ्रेंड के सर्कल का ग्रुप बना सकते हैं, 4 से 5 स्टूडेंट का, आप साथ में बैठिए, सामने आप अपना प्ले कीजिए अपने एक स्पीकर में डिक्टेशन को एंड उसको लिखिए, आपस में सुनाइए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। फोकस कीजिए अपने ग्रामर पे वर्क कीजिए, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक इसमें मत जाइएगा, लेकिन आपको अपनी ग्रामर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपकी कोई भी आपको रूल्स, सारे आपको रूल्स याद हो, आप कहीं भी मिस्टेक ना करोगे। इंग्लिश यहाँ पे मजबूत होगी, आप इजीली से आप डिक्टेशन स्किल टेस्ट भी क्लियर कर पाओगे एंड आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसमें भी आपको हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और एक अच्छे मेंटोर से अपनी सलाह लीजिए कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छी तरह से बताएंगे किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, आपको डेली बेसिस पे टेस्ट लगाइए, टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट ले सकते हैं रिटर्न एग्जाम का, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए आप टेस्ट ले सकते हैं DLJoin.in से एंड आपको एक अच्छी सी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अभी तो लॉकडाउन है, चलिए उसके बाद में आपको अच्छी सी क्लासेस ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और बाकी जो ध्यान नहीं देना है, ठीक है। स्टडी भी ध्यान दीजिए, कहाँ से आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है ये भी बहुत मैटर करता है। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कौन सी आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन से सिलेबस के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन उस वीडियो को लिंक डाल दूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। तो गाइस हम बात करने वाले सैलरी के बारे में। अच्छा देखिए सभी जो वर्क कर रहे हैं सैलरी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरी किस बिहाफ पे रहती है, देखिए ग्रेड डी के और ग्रेड सी के डिफरेंट सैलरी रहती हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज भी अलग अलग होती हैं एंड इसकी सैलरी 7 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे अलाउंस आपको ऐड किया जाता है, तो सबकी अलग अलग होती है। लेकिन इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि किस तरह यहाँ पे सैलरी दी जाती है, लेकिन अप्रॉक्स मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि किसने यहाँ पे रह सकती है। आपकी ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में आपकी 33,000 रह सकती है, ग्रेड सी की बात करें तो 45,000 रह सकती है, इससे ऊपर नीचे होगी, ठीक है। ये कमेंट मत करना कि इतनी नहीं होती है, इतनी नहीं होती है, इससे ऊपर नीचे होती है। अलाउंस डिपेंड करते हैं कि अदर स्टेट में किस स्टेट में कितने अलाउंस दिया जा रहा है, किस हिसाब से दिया जा रहा है, तो आपकी एक एवरेज सैलरी इतनी निकल के आती है। इससे ऊपर भी होती है, इससे नीचे भी होती है, ठीक है। तो और भी इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हो कि कब फॉर्म निकलती हैं एंड किस तरह से आपको फिल करना है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो भी जैसे फॉर्म निकलते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, कैसे आपको फिल करना है वो फॉर्म, वो भी मैं आपको बताऊँगा उसमें, ठीक है। तो आप इजीली आप कर पाओगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए एंड स्टार्ट आपने किया है तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप का। चलिए बाय गाइस एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ।